नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी डीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तदुपरांत देशांतर रेखा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितनी है। तदुपरांत भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा। इन 4 टॉपिक को हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे MCQ, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जिन टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, क्या उस टॉपिक से जब प्रश्न आ रहा है तब उसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा क्या है। आइए पहले हम लोग समझ लें कि अक्षांश देशांतर को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं। देखिए 1 मिनट। देखिए, देशांतर को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में, और अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड। इन दो चीज़ों को हम लोग याद कर लेंगे क्योंकि इंग्लिश भी देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले मैं आपको समझा दूँ। देखिए, अक्षांश क्या है, फर्स्ट टॉपिक, अक्षांश क्या है। देखिए, पूरे ग्लोब को जब हम देखते हैं तो उस ग्लोब की बीचों बीच रेखा खींची होती है, एक रेखा खींची होती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश। ठीक, और जो अक्षांश है आप जानते हैं कुछ इंग्लिश में लोग कहते हैं लैटिट्यूड। अगर आपको न याद हो तो आप इसके उच्चारण से भी याद कर सकते हैं, जैसे लैटिट्यूड अर्थात लेटा हुआ, लेटा हुआ। जो लेटा हुआ है वो क्या है, अक्षांश है, अक्षांश है। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लंबा, जो सॉरी हाँ जो ध्रुवों को मिलाता है। कुछ ऐसे ट्रिक करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए, तो जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे तो उस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये चीज़ें मुझे हम लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत ज़रूरी पड़ेगी। ठीक, विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, यदि विषुवत रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, अक्षांश क्या है। अक्षांश रेखा पश्चिम से, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मैं बताता हूँ। हाँ, अक्षांश रेखा ग्लोब पे पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। आप याद कर सकते हैं कि जितने भी हम जिसे भी अक्षांश कहें, देशांतर कहें, वो क्या है, काल्पनिक रेखा है। वास्तव में ऐसी कोई भी लाइन पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। चलिए ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश, लैटिट्यूड। ये सब लैटिट्यूड है, ये सब लैटिट्यूड है, ये सब लैटिट्यूड है। ठीक, तो हमको ये पता चल गया कि अक्षांश क्या है। तो अक्षांश ग्लोब पर, पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई रेखा होती है। ठीक, ये तो हो गया कि अक्षांश किसे कहते हैं। आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, अक्षांश किसे कहते हैं, तो हम लोग जान गए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। सेकंड नोट चलते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या हैं। चलिए अब विशेषताओं को जान लेते हैं। हाँ, देखिए, ये है अक्षांश, लैटिट्यूड।
तो लैटिट्यूड की पहली विशेषता होती है कि यह एक पूर्ण पूर्ण वृत्त होता है, पूर्ण वृत्त होता है। अर्थात यदि हम इसे ग्लोब पर घुमाएं तो एक वृत्त का निर्माण करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम इसे कह सकते हैं पहली विशेषता, अक्षांश की पहली विशेषता, यह पूर्ण वृत्त होता है। चलिए, पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता बताते हैं क्या, इनके बीच की दूरी समान होती है, बीच की दूरी समान होती है। और इनके बीच की दूरी होती कितनी है, चलिए लगे आती है देख लेते हैं। इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये तीसरी विशेषता होगी। ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। चलिए ये भी जान गए। और बात करें, 1 मिनट रुकिए आप लोग। हाँ, अक्षांश रेखा जो होता है, देखिए अक्षांश रेखा जो होता है यह एक पूर्ण वृत्त होता है, जान गए। दूसरा क्या जानी, इनकी बीच की दूरी समान होती है। बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया हम लोगों का अक्षांश की विशेषताएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, देशांतर क्या है, देशांतर रेखा क्या है और उसकी विशेषताएं। देखिए एक चीज छूट गया, कुल अक्षांश कितने हैं। चलिए इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं, कुल अक्षांश कितने हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि एक ग्लोब है। यदि ग्लोब को हम लोग एक भाग में काटें, फिर से एक भाग में काटें, तो प्रत्येक भुजा 90 अंश की होती है। कितनी की होती है, 90 अंश, 90 डिग्री। तो इसे हम समझ सकते हैं कि यदि इक्वेटर के हम उत्तर में जाएं तो यहाँ हमको 89 अक्षांश मिलते हैं। यदि इक्वेटर के दक्षिण में जाएं तो हमको 89 अक्षांश मिलते हैं। चूँकि 89 उत्तरी गोलार्ध में प्लस 89 दक्षिणी गोलार्ध में प्लस इक्वेटर हम लोग नहीं गिने हैं अभी तक, इसको काउंट में नहीं लिए थे, इसको भी काउंट करेंगे प्लस 1, तो टोटल हो जाएगा 179। ये हो गया टोटल अक्षांश। चलिए अक्षांश जान लिए, अब जानते हैं देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं। हाँ देखिए, देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। देखिए ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ध्रुवों को मान लीजिए ध्रुव है, एक मिनट रुक जाइए। ये वाला फिगर लेते हैं, हाँ ये वाला फिगर, अच्छा हाँ। देशांतर लॉन्गिट्यूड, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। ध्रुव कौन कौन से हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। तो जो रेखा ध्रुवों को मिलाती है उसे कहते हैं देशांतर, उसे कहते हैं देशांतर। आई होप आपको समझ आया होगा देशांतर किसे कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर कहते हैं, देशांतर कहते हैं। चलिए अब जानते हैं देशांतर की विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। ठीक, दूसरी, विषुवत रेखा से इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाने पर, इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी कम होती है, घटती जाती है। ठीक, आप यहाँ देख भी सकते हैं। ओके हाँ, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं।
आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इक्वेटर से यदि हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है। तो वही बात है क्या कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने में दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी क्या है। देखिए इक्वेटर पर 1 मिनट, हाँ, इक्वेटर पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर होता है। चलिए हम लोग जान लिए कि देशांतर किसे कहते हैं और देशांतर की विशेषता क्या है। ठीक, अब जान लेते हैं कि देशांतरों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है यदि किसी हम गेंद को काटें तो उसका एक भाग 180 अंश का होता है, दूसरा भाग भी 180 अंश का होगा। तो यदि और एक इधर जाएंगे पूरब की तरफ 180, पश्चिम की तरफ 180, टोटल मिला होता है 360, अर्थात टोटल देशांतरों की संख्या 360 होती है। एक चीज़ और जान लें हम लोग कि जो देशांतर ध्रुवों को मिलाता है उसके पूर्व में जाएंगे तो उसे कहेंगे हम पूर्वी गोलार्ध, और उसके पश्चिम में जाएंगे तो इसे कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, इसे भी हम जान गए। चलिए अब देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारा बचा है। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं अक्षांश रेखा क्या है, उसकी विशेषता, कुल अक्षांश, उसके बाद देशांतर रेखा क्या है, विशेषता, कुल देशांतर भी जान लिए। अब जानते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक, चलिए भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, 1 मिनट। हाँ, देखिए सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर याद करना पड़ेगा। नंबर क्या है मैं लिख दूँ पहले, 8 4 से 37 6 और यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए, 8 4 से 37 6, उसके बाद याद करिए 68 7 से 97 25। हमारा जो मोबाइल नंबर है 8 4 से 37 6 68 7 से 97 25। लेकिन पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 अंश 4 मिनट, 37 अंश 6 मिनट, 68 अंश 7 मिनट, 97 अंश 25 मिनट, ऐसे हमको याद करना है। 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25। चलिए ठीक है, इसे दर्शाते हैं हम लोग। देखिए भारत की देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, तुमको पता है कि दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, 1 मिनट, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है। ये हो गया हम लोग का देशांतर। ठीक, और ग्लोब पे खींची गई पश्चिम से पूर्व की तरफ रेखा को क्या कहते हैं अक्षांश। तो देखिए भारत के मुख्य भूमि की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, हाँ, 8 अंश 4 मिनट से 37, 1 मिनट रुक जाइए, 37 अंश 6 मिनट, 8 4 से 37 6।
यहाँ हो जाएगा देशांतरी विस्तार में 68, 7 से 97, 25। ये हो गया हम लोग का देशांतरी विस्तार और ये हो गया अक्षांशी विस्तार। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या पढ़ना आपको। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है भारत की मानक समय रेखा। चलिए इसे भी देखते हैं हम, उसका PYQ करेंगे। हाँ, भारत की मानक समय रेखा। देखिए, जब कोई भी देश की भौगोलिक स्थिति काफ़ी बड़ी होती है, अर्थात यूँ कहें उसका क्षेत्रफल जब बड़ा होता है तो उसे पूरे देश में एक टाइम नज़र आए, इसके लिए मानक समय रेखा निर्धारित किया जाता है, ताकि सभी पूरे देश में उस संबंधित देश में उस देश में पर्टिकुलर उस कंट्री में हर जगह यहाँ हर जगह एक ही टाइम दिखाई दे। यदि इस बिंदु पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ भी 2 बजे। ये ना हो कि देशांतरी विस्तार के कारण, अक्षांशी विस्तार के कारण समय में डिफरेंस तो आता है, लेकिन सब मानक समय जब रेखा तय किया जाता है तो सभी बिंदुओं पे उस देश में 2 बजे का टाइम दिखाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पर तय किया गया है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पे तय किया गया है। ठीक, और 82.5 अंश देखिए कुछ ऐसे आता है। ये हो गया 82.5 अंश जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। वो 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा उड़ीसा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए अब हम लोग का टॉपिक समाप्त हुआ। अब देखेंगे हम लोग PYQ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे प्रश्न आए हुए हैं। हाँ, देखते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे तो ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछ रहा है क्या, देखिए, भारत का विस्तार है तो आपको पता होना चाहिए भारत का विस्तार 8/4 से 37/6 है। ठीक, देखिए 8/4 किस ऑप्शन में है? बस इसी ऑप्शन में है। सही है, मार्क निकाल लीजिए, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है IAS प्री 2010 का क्वेश्चन है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? मान लीजिए प्रश्न को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है, हम मैप के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? एक छोटा सा मैप ड्रा करिए भारत का। मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है और ये सिक्किम, हमारी सिक्किम तो ऐसे ही होकर गुजरेंगे ना। तो ऑप्शन क्या दिया? पंजाब यहाँ है, काटिए इसको। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, काटिए इसको। जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, काटिए इसको। सही ऑप्शन राजस्थान। यदि मैप आपको पता है, उसका लोकेशन पता है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, 5-6 क्वेश्चन तक ऐसे ही हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। मुख्य भूमि भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के लगभग 30 अंश है। परफेक्ट, सही है, सबको पता है, लगभग 30 अंश का डिफरेंस आता है। ठीक है। दूसरा कथन है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। गलत है, सबको पता है 2 घंटे का। ठीक,
82.5 पूर्वी भारत की मानक देशांतर रेखा है। सही है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय रेखा माना जाता है। ये भी सही है। तो आइए देखते हैं अब ऑप्शन में क्या कर दिया है। देखिए पहला तो सत्य है, अर्थात ये गलत हो गया क्योंकि पहला सत्य है। तीसरा भी सही है, तो देखिए तीसरा में यहाँ सत्य दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा बी और सी। तो बी और सी में देखते हैं, पहला सही है, सही है, दूसरा असत्य है, सही है, और देखिए यहाँ क्या दिया है, सत्य, अर्थात ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, बी। बी हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित यहाँ वलांग के समय कितने घंटे का अंतर होगा। यह मिस प्रिंट हो गया है, छोड़ दीजिए इसे। कहना क्या चाहता है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने घंटों का डिफरेंस है। सबको पता है 2 घंटे का। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न कर रहा है, भारतीय मानक समय कौन से स्थान से गुजरता है। सबको पता है, इलाहाबाद के नैनी से। ये हो गया प्रयागराज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा 82.5 अंश जो होता है, और ये होता है 37 अंश। ठीक, कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ, बघेलखंड। इसको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है बघेलखंड। ठीक, नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।